Hello students. Today our topic is very most important topic. आज से हम कुछ अच्छा और टफ वाला टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं. चैप्टर 1 में अब तक मैंने जितनी भी थियरी आपको पढ़ा दी वो सारी थियरी पोर्शन जो है वो लर्न करके प्रिपेयर करके साइड पे रख दो. अब से हम केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं. ये जो टॉपिक है अगर नहीं आता है, आज से हम शुरू करेंगे मूल कंसेप्ट के टॉपिक. तो अगर ये टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, समझो कि ये बेसिक कंसेप्ट है अपना. शुरू करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स से. बच्चे जो 11th में आते हैं 10th पढ़ के, तो बहुत सारे बच्चों को एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो भी एक कंफ्यूजन रहता है. वो एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप थियरी नहीं पढ़ पाओगे. तो एटम क्या होता है एक्चुअली? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element. Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. उसके लिए दूसरी बात नोट डाउन करना कि इट में और may not be capable of independent existence. तो क्या होता है एटम? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. अगर मेरे पास कॉपर मेटल है तो कॉपर मेटल किस चीज से बनती है? तो कॉपर मेटल कंसिस्ट ऑफ सो मैनी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. तो कॉपर मेटल के अंदर होता क्या है? तो कॉपर के एटम्स होंगे. तो यहाँ पे कॉपर एक एलिमेंट है. एल्यूमिनियम मेटल देखो तो उसके अंदर जो होंगे एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे. तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं. और जो भी एलिमेंट होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इसको हम एटम बोलते हैं. तो यहाँ पे मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि ऑक्सीजन का एटम है तो वो दो एटम कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं. यहाँ पे सिंगल O एटम is not capable for independent existence. हाइड्रोजन का एटम भी H2 बन के ही मिलता है हमको. एटम सिंगल होता है, मे बी किसी के साथ कंबाइन होगा लेकिन एलिमेंट का जो स्मॉल पार्टिकल है वो एटम. तो फिर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो अ मॉलिक्यूल is the smallest
particle, molecule is the smallest particle of an element or a compound which is capable for free existence. इसका free existence होता है. चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एलिमेंट भी लिखा है. तो जैसे ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा तो O2 मॉलिक्यूल मिलेगा हमको. O2 मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन O2 यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम है तो इट इज कोल्ड एलिमेंट. एलिमेंट हमने पढ़ा था पहले कि जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं. सपोज फॉस्फोरस तो P4, सल्फर S8, ओजोन O3, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2. तो यहाँ पे ये सेम टाइप के ही एटम है, लेकिन एटम का कॉम्बिनेशन होके P4 तो इट इज कोल्ड मॉलिक्यूल. तो दे आर कोल्ड मॉलिक्यूल बट ऑफ एलिमेंट. But what is compound here? So suppose we have carbon atom with 2 atom of oxygen gives us carbon dioxide. तो it is compound here. तो ये compound के लिए जो species बना जिसमें different टाइप के atoms है इसको हम molecule बोलेंगे. बट ये मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड. तो यहाँ पे H2O तो ये मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल, C6H12 मॉलिक्यूल. तो C6H12O11 ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं. और जस्ट सिंगल जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, और एटम कंबाइन होके जो स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. अब जैसे ही पता चला डाल्टन की एटॉमिक थियरी से कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जैसे ही डाल्टन अंकल ने क्या सिखाया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो हर एक साइंटिस्ट के मन में एक क्वेश्चन आ गया कि ओ भाई कोई भी मैटर एटम से बना है तो उसका मास क्या होगा. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई एटम है तो एटम का मास क्या होगा. तो अब एटम का मास क्या होगा इसके लिए डाल्टन अंकल ने हमको एक बात बोली है कि एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन proposed that atoms of every element have their own characteristic mass or their own definite and characteristic mass. तो ये डाल्टन प्रपोज दैट एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट हैव देयर ओन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक मास. मतलब हर एक एटम को अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है. तो ये मास कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए मास कैसे निकालते हैं वो काफी टफ सिचुएशन थी. क्यों? तो as we know that matter is made up of atoms, but an atom is so small or a very 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 tiny particle that it cannot be seen or isolated. Therefore it is impossible
to determine the actual mass of a single atoms by weighing it. तो इतना छोटा पार्टिकल है, उसका मास कैसे निकालोगे आप? चलो कोई आपको आके बोले कि एक मच्छर को कैसे मारोगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मच्छर को मारना है तो उस मच्छर को पहले आप पकड़ो, फिर ना उसको बेंच पे सुला दो, उसके बाद उसको गलगलिया करो। अब जब वो हंसने लगे मच्छर तो उसको ऑल आउट पिला दो। तो आपको हंसी आई होगी कि भाई ये कैसी बात हो गई, मच्छर को पकड़ो, फिर सुलाओ, फिर गलगलिया करो, फिर जब वो हंसे तो दवाई पिलाओ। तो ये वेरी टफ सिचुएशन है। ऐसा ही सेम कि भाई एटम्स कभी किसी ने देखा नहीं, वो आइसोलेट भी नहीं हो सकता, तो उसको पकड़ के उसका मास कैसे निकाला जाए? तो इट्स वेरी टफ सिचुएशन। अब मास निकालना है, चलो ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई एक एटम का मास नहीं निकल सकता, एक एटम हमको नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत सारे एटम्स वाला जो कंपाउंड है उसका मास निकाल दो और उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो तो भी मास मिल जाए। बड़ा सा एक कंपाउंड लेके उसका मास निकाल के नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करो तो भी मास मिल जाए। लेकिन उस टाइम हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए वो भी नहीं जानते थे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की कैलकुलेशन भी नहीं पता है तो कैसे मास निकाला जाए, कैसे मास निकाला जाए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। उसी वक्त एवोगैड्रो लॉ हमने फॉलो किया। तो एवोगैड्रो अंकल ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सो द प्रॉब्लम वाज फाइनली सॉल्व बाय द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो उन्होंने क्या सिखाया था एवोगैड्रो अंकल ने? तो एवोगैड्रो रूल है, वो एवोगैड्रो रूल भी आप पढ़ लो पहले, और अगर एवोगैड्रो रूल समझ में आता है तो आपको वो गैल्यूसिक लॉ भी समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे पास ये दो कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, चलो मैं कोई तीसरा कंटेनर भी ले लूं, और कंटेनर नंबर 3। मेरी फिगर पे मत जाना, ये बहुत इक्वल नहीं लग रही है, लेकिन आप एज्यूम करो कि तीनों का वॉल्यूम सेम है। तीनों का वॉल्यूम कैसा है? सेम वॉल्यूम के कंटेनर है। अब तीनों सेम वॉल्यूम के कंटेनर है तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजों को हम कांस्टेंट कर देते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो सेम एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम है यहाँ पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का लिया गया। तो यहाँ पे जो वेट मिला, ये दोनों का मास रेशियो हमको 1:16 मिल गया। तो यहाँ पे इसका मास मतलब ये जो वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर है, ठीक है ना, ये दोनों कंटेनर में इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, इसमें ऑक्सीजन गैस भर दिया। अब आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम कितना, तो कंटेनर के वॉल्यूम के जितना। अब दोनों का वॉल्यूम सेम है, उस टाइम दोनों का प्रेशर कांस्टेंट रखा गया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे दोनों का वेट निकाला गया। तो इन दोनों का वेट रेशियो 1:16 मिला। तो यहाँ पे 1:16 मिलने से क्या फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हमारे एवोगैड्रो अंकल का जो स्टेटमेंट है वो ये है, एवोगैड्रो स्टेटमेंट इज दैट कि इक्वल वॉल्यूम
equal volume of different gases under similar conditions, मतलब सिमिलर कंडीशंस मतलब यहाँ पे अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of different gases under similar condition or under same temperature and pressure contain same number of atoms or molecule। या तो एटॉमिक मतलब नियॉन जैसा गैस है तो वो एटम, और H2 है तो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम में अगर मैंने यहाँ पे CO2 गैस भी ले लिया होता तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ पे कंडीशन सेम है, तो तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम होंगे। मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें भी है। तो अब दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उसके हिसाब से दोनों का जो मास रेशियो है 1:16 मिला। तो मास रेशियो से एटम का भी मास रेशियो सेम ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है। तो यहाँ से पता चला कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम्स मोर हैवी है। मतलब ऑक्सीजन का जो वेट है, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स एक्सेस है किससे, H2O से। मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 16 टाइम्स ज्यादा भारी है, ज्यादा उसका वेट है। तो तभी से इन लोगों ने सोचा कि भाई चलो अपन हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन का जो मास 1 ले लिया यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड। अब एज अ स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, तो जो भी मास है ना वो हमेशा रिलेटिवली मिलेगा आपको। मतलब रिलेटिव मास कैसे मिलता है, इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है उन सबका मास आप देखोगे तो वो रिलेटिव मास है, किसी ना किसी से के रेफरेंस से ही मिलता है। कैसे, तो अगर आप भिंडी लेने गए कोई सब्जी वाले के यहाँ, ठीक है, अब भिंडी वाले को जाके बोला भैया 2 किलो भिंडी दे दो, वो देगा कैसे आपको भिंडी, तो उसके पास वो त्राजवा होगा, देखा ना। तो वो त्राजवे में करता क्या है, एक साइड वो 2 किलो का वो नलाकार बाट जो काटला हम बोलते हैं, तो वो नलाकार सिलेंडर जो होता है वो 2 किलो का एक साइड रेफरेंस रख देगा और दूसरी साइड वो भिंडी डालना शुरू करेगा। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वो बोल देगा कि भैया ये जो भिंडी है वो 2 केजी है। तो आया ना समझ में। तो 2 केजी भिंडी वो 2 केजी का रेफरेंस है, तब पता चला। अगर सोचो कि आपके पास वो कोई काटला वगैरह नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है और 2 किलो भिंडी आपको चाहिए, तो वो कैसे आप उसको वे करोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो विदाउट काटला आप वजन नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का भी मास किसी के रिलेशन में ही मिलेगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के रिलेशन में ही मिल रहा है, तो मास ऑलवेज रिलेटिव रेशियो में ही मिलेगा। तो अब मुझे सारे के सारे एटम का मास चाहिए, तो सारे एटम का मास, सारे एटम्स के मास निकालने के लिए उसके लिए मुझे कोई रिलेटिव रेफरेंस चाहिए जो मैं एक साइड रखना पड़े मुझे। तो इसीलिए उस टाइम बिफोर 1961 और बिफोर 1791, मतलब उस 19th सेंचुरी से पहले हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था, तो एज अ रेफरेंस सिलेक्ट किया गया हाइड्रोजन को। तो एज अ रेफरेंस किसको सिलेक्ट किया गया, हाइड्रोजन को। सो इन बिगिनिंग द एटॉमिक मास of all the elements were obtained by comparing with the mass of hydrogen taken as a 1. Hence the, अब इसका मास 1 ले लिया। अब जो भी मास ले लिया 1 लिया या वॉट एवर द लिया,
तो आपको उसको यूनिट क्या देना पड़ेगा। अब जैसे कुछ भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी हमको मिलती है तो उसका यूनिट तो होता ही है। तो अब इसको यूनिट क्या दिया जाए, तो यूनिट कैसे उसको दिया जाता है वो, तो उसका यूनिट क्या रख दिया गया था। तो दिस masses on atomic scale are expressed in terms of atomic mass unit। तो ये 1 है, उसको जो यूनिट एटॉमिक स्केल पे दिया गया वो AMU दिया गया, और AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। सो हाइड्रोजन का 1 AMU एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके हिसाब से बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके मास निकाले गए। अब उन सबके मास निकाले गए तो प्रॉब्लम कुछ और आई। सो क्या प्रॉब्लम आई, तो जैसे हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया तो एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कम आउट टू बी फ्रैक्शनल। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि सबके मासेस फ्रैक्शनल में आए। तो इसीलिए अब रेफरेंस को चेंज कर दिया गया, और रेफरेंस हाइड्रोजन को चेंज करके किसको रख दिया गया, ऑक्सीजन को ले लिया गया। अब अपना रेफरेंस चेंज हो गया, हाइड्रोजन को रखा तो सारे फ्रैक्शनल में आए, तो चेंज करके किसको ले आए हम, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन में भी एक प्रॉब्लम आई। तो पहले हम सारे एलिमेंट के जो मास है वो ऑक्सीजन के रेफरेंस में निकालते थे, लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आई। सो बिफोर 1961 की बात करें तो उस टाइम जो ऑक्सीजन स्केल हम यूज कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम ये आई कि ऑक्सीजन को नेचर में 3 आइसोटॉप्स है। ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 17 है, और ऑक्सीजन 18 भी होता है। तो देर आर 3 आइसोटॉप्स फॉर ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन में भी वेरिएशन है, 16, 17, 18, तो तीनों को मिला के एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज निकाला तो इसका एग्जैक्टली 16 नहीं आया, 16.44 आता था। सो अब करे तो करे क्या, तो ये जो प्रॉब्लम आई उसको भी रिमूव करनी थी हमको। सो टू रिमूव दिस ड्यूअलिटी all atomic masses are expressed in on the scale of C612। अब हमको उससे भी बेटर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेफरेंस मिल गया, और nowadays we are using C12। it is also isotope of कार्बन। तो कार्बन भी आइसोटॉप है, लेकिन बाकी के आइसोटॉप का जो एबेंडेंस है वो बहुत कम है, मतलब नेचर में वो बहुत लो प्रोपोर्शन में होते हैं इसके और आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे C12 को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया गया और सबको पसंद भी आया, और ये पूरी अर्थ पे मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है मैक्सिमम, क्योंकि ना हम सारे लोग कार्बन से बने हैं, हमारा पूरा बॉडी ऑर्गेनिक है, प्लांट का पूरा बॉडी ऑर्गेनिक है, अर्थ क्रस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें और मिनरल कार्बन से बने हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, और वैसे वो स्टेबल है। दूसरा प्रॉब्लम कि न तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है और न तो वो ज़्यादा इनर्ट है। तो सारी जो चॉइसेस थी हमारी वो कार्बन पे आई, और इसीलिए एज अ स्टैंडर्ड किसको डिक्लेयर कर दिया गया, कार्बन को। फिर कार्बन वाले स्केल को यूज करके
जो कार्बन का मास 12 था, अब कार्बन वाले स्केल को यूज करके हाइड्रोजन का मास निकाला, तो उसके हिसाब से जो हाइड्रोजन का मास आया वो एग्जैक्टली 1.008 AMU आ गया, और ऑक्सीजन का निकाला तो वो 15.994 AMU आ गया। तो इसका मतलब पहले इन दोनों का तो हम जानते ही थे, ये वाले स्केल को यूज करके इन दोनों का चेक किया गया तो वो परफेक्ट मिल गया, तो उसके हिसाब से फिर ये बहुत ही सही स्केल था, और तब से एज अ स्टैंडर्ड किसको यूज किया जाता है, कार्बन को यूज किया जाता है। सो नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास, मतलब आप समझ गए होंगे कि अब हर एक एटम का मास कैसे निकाला जाता था उस टाइम। तो एक साइड एज अ रेफरेंस C12 होता था और दूसरी साइड अदर एटम्स को रख दिया जाता था, और इसके रिलेटिव में हमको, इसके रिलेशन में हमको अदर एटम का मास मिलता था। तो यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड C12 है। और एटॉमिक मास, अब कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है तो आप बता देना, आपको आता है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times an atom, number of time an atom of that element is heavier than atom of C12. So what is atomic mass? The atomic mass of an element is the number of times an atoms of that element is heavier than C12. तो ये C12 से कितना ज़्यादा हैवी है वो उसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास जब से कार्बन के स्केल पे शुरू हुआ तो कार्बन स्केल पे उसका जो यूनिट है वो चेंज कर दिया गया, और उसका यूनिट AMU से चेंज होके सिर्फ U हो गया, जिसको अब हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो हम वो पहले, रुको, वेट फॉर 2 मिनट, तो पहले हम जो यूनिट था AMU, तो अब हमारा रेफरेंस भी चेंज हो गया है। तो C12 रेफरेंस में वो वाला यूनिट AMU से हमने चेंज करके सिर्फ U रख दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। अब आपको और एक चीज पढ़नी है आगे कि व्हाट इज 1 AMU। तो जिसको अब हम U बोलते हैं वो 1 AMU है क्या। तो 1 AMU मतलब मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 अपॉन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 अपॉन 12, दैट इज 1 AMU। अब मास ऑफ एन एटम मतलब एक सिंगल एटम का मास लेना है यहाँ पे। तो एक सिंगल एटम का मास C12 का क्या आएगा, तो यहाँ पे जो 12 ग्राम आपको मास दिख रहा है वो 12 ग्राम पर मोल होता है। तो 12 ग्राम पर मोल मतलब ये तो एक मोल, 1 मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। तो फिर आपको 9th में पढ़ा होगा तो पता होगा कि एक मोल में कितने एटम होते हैं। तो 1 मोल के अंदर
कितने सारे एटम है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको बहुत अच्छे से आप याद रखो, यहाँ से आपका थोड़ा टफ पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं? तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो इतने एटम का मिला के वेट कितना है? 12 ग्राम है। कोई एक एटम का नहीं है, इतने सारे एटम का मिला के वेट 12 ग्राम है। तो आप लिख सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज वेट 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना वेट होगा? तो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आप करोगे तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राम निकल के आए हैं वो एक सिंगल एटम का वेट है, एक सिंगल एटम का वेट। ये सिंगल एटम का वेट नहीं है, 12 ग्राम पूरे मोल का वेट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे 1 AMU निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं 1 AMU? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। डिवाइडेड बाय मैं 12 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ये 1 डिवाइडेड बाई 12 करूंगी ना तो पॉइंट में आंसर आएगा। फिर मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगी तो ये 23 से 24 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 AMU, ये चीज आपको भाई JEE वाले बच्चों, नीट वाले बच्चों, आपको नींद में से कोई 2 बजे उठा के पूछे चल फटाफट 1 AMU बोल, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो 1 AMU और 1 just U, यूनिफाइड मास, nowadays it is abbreviated as U only. So 1 AMU is 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। So what is 1 AMU पता चल गया। अब ये पूरी चीज़ें नोटबुक में बहुत 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 अच्छे से लिखना, हो सके तो आप 50 बार लिखना, लेकिन ये आपको मस्त आना चाहिए। तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मास और अ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। तो इसको AMU में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो मुझे हाइड्रोजन का जो ग्राम वेट है उसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो बट ऑब्वियस है, व्हाट इज 1 AMU? यूनिट फैक्टर बना लो आप। 1 AMU इज नथिंग बट 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। तो 1 AMU मतलब इतना ग्राम, तो इतना ग्राम मतलब 1 AMU, तो इतने में कितना मतलब 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1.6736 इंटू 24 ग्राम इज इक्वल टू कितना AMU? तो सीधा आपको मिल जाएगा 1.008 AMU फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का मास इतना, इसके हिसाब से ऑक्सीजन का 15.994 AMU निकलता है। तो ये आज की इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई हमारे पास AMU वाला टॉपिक।
तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये सारी फिगर आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यू में, नीट में, जेई में, सब में ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब और एक मज़ेदार चीज़ हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आइसोटॉप्स लगे हैं। मैंने डेमो लेक्चर में आइसोटॉप्स क्या होता है वो पढ़ाया हुआ है। तो जिसके एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन हम 816 लिखते हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। तो मास डिफरेंट होगा, नंबर डिफरेंट नहीं होगा। सो एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, देन दिस स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, सबको आइसोटॉप्स भरे पड़े हैं। तो इन आइसोटॉप्स है, अब ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में वेट, ऑक्सीजन कैलकुलेशन में हम जहाँ पे भी लेते हैं तो ऑक्सीजन का मास हम 16 ले लेते हैं, बट यहाँ तक तो 17 वाला भी है, 18 वाला भी है, तो हम क्यों 16 लेते हैं। क्लोरीन का मास हम 35.5 लेते हैं, तो क्यों 35 पॉइंट, हालांकि क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन को 2 आइसोटॉप्स है, क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। अब क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, 35 और 37, जबकि हम कैलकुलेशन में उसका मास 35.5 यूज करते हैं। तो वो क्यों ऐसे यूज करते हैं, ये नहीं ले रहे हैं, ये वाला भी नहीं लेते हैं, ये कहाँ से आया। सो इन केस ऑफ आइसोटॉप्स यहाँ पे एवरेज मास मुझे निकालना पड़ता है। तो एवरेज मास, एटॉमिक मास कैसे मिलेगा, तो हमारा जो एयर का कंस्टिट्यूशन है, क्लोरीन जहां से भी मिलता है आइसोटॉपिक फॉर्म में, तो उसमें क्लोरीन का प्रपोर्शन क्या होता है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आइसोटॉप का प्रपोर्शन रेशियो है 3:1, मतलब 37 से ये 3 टाइम्स मोर प्रपोर्शन में होता है। तो अब मुझे एवरेज मास कैसे निकालना है, देखो एवरेज मास, तो यहाँ पे 35 वाला जो आइसोटॉप है वो 3 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। 37 वाला आइसोटॉप का प्रपोर्शन 1 है, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन टोटल प्रपोर्शन 3 प्लस 1 4। अब इसका आंसर निकालोगे आप तो 35.5 यूनिफाइड मास आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं और जिनको भी आइसोटॉप्स लगे हैं, तो वो सबके आइसोटॉप्स के एबेंडेंस रेशियो निकाले जाते हैं और अकॉर्डिंग टू रेशियो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको इतने ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। सो मैं पूरी नीट और JEE की डिटेल के साथ ये टॉपिक ले रही हूँ और इसीलिए ही वीडियो बनाया है, ताकि आपको जितनी बार रिवाइज करना हो वो आप कर सको। अब ये आपके पास आ गया लेक्चर, तो जब भी पढ़ना चाहते हो, जितनी बार पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। अब मैं आइसोटॉप और फ्रैक्शनल एबेंडेंस की बात कर रही हूँ, नियोन की। तो नियोन जो है उसका एक आइसोटॉप 20 है, नियोन का दूसरा आइसोटॉप 21 है और नियोन का तीसरा आइसोटॉप जो है वो 22 है। अब अर्थ एबेंडेंस की बात की जाए तो 0.9051 इसका फ्रैक्शनल एबेंडेंस है, इसका फ्रैक्शनल एबेंडेंस है 0.0027 और इसका एबेंडेंस है 0.0922। अब मुझे नियोन का कितना मास लेने का, तीनों का डिफरेंट है, तो मैं इसका मास एवरेज एटॉमिक मास निकाल दूं। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, तो 20 इंटू 0.9051 प्लस
21 इंटू 0.0027 प्लस 22 इंटू 0.0922 डिवाइडेड बाय टोटल सबका, तो मुझे आंसर मिलेगा 20.179 यूनिफाइड मास। ये सारे एबेंडेंस का टोटल यहाँ पे लिखना है। तो ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, मतलब जितने भी आइसोटॉप्स हैं, तो उसका फ्रैक्शनल एबेंडेंस निकाला जाता है, और फ्रैक्शनल एबेंडेंस 20 इंटू दिस प्लस 21 इंटू दिस प्लस 22 इंटू दिस डिवाइडेड बाय टोटल एबेंडेंस, दैट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो ये एटॉमिक मास वाला लेक्चर आज अपना यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम मोलर मास और मोलेक्यूलर मास के साथ।